हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नस्ट इक्वेशन हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने कंसंट्रेशन के ऊपर बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोड जो होता है अगर यूनिटी पे हो जाए तो हम क्या करते हैं। तो ये नस्ट इक्वेशन जो है अगर एक इलेक्ट्रोड पे दी गई है तो ये वाली इक्वेशन होती है। अगर हम इसको इस रेस्पेक्ट में कर देंगे 1 हो जाएगा तो हमें क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है किसी भी कंसंट्रेशन पे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ये लिखते हैं। ये इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड वाले में हमने ई नॉट लगाया हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। रिडबर्ग कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ठीक है, और फेरेड कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका वो इसके जो वैल्यूज़ हैं अभी आगे हम बता दें। एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इक्वेशन 1 में मिल जाएगी। गॉट इट। अगर हम इसकी यूनिटी कर देंगे, एम की वैल्यू जो होती है 1 रख देंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर तो हमने डिफाइन कर दिया है। आर हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रख दे के। टेम्परेचर क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट है, ये फैराडे कांस्टेंट 96,500 जनरली ली जाती, 487 दिया, डजेंट मैटर। ठीक है, टेम्परेचर जो है केल्विन में ले लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सारी वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक, तो ये चीज़ आएगी। आ गया। अब क्या करना है, एम एन इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द स्पीशीज़ एम एन प्लस आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, H2O एज ए लिक्विड गैसेज एंड सॉलिड शो द। अब इसमें देखिए ये चीज़ दी गई है, ऑक्सीडेशन हुआ है इन सब का। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अब इसकी जो एरो दिखाई दे रहा है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये आपको देखना है ये चार्ट में। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बढ़ेगा बॉटम से टॉप पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से नीचे निगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से निगेटिव आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ आपको दिखाई गई है। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम से। ठीक है, अगर पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, तो इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चार्ट है, इसको आप देख लेना। गॉट इट। अब हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं डैनियल सेल पे। एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कंसंट्रेशन जो है कॉपर पे और जिंक पे हमें कैसे करना है। ठीक है, अब हमें देखना होता कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। कैथोड पे आपने देखा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, यूनिटी वाला है, पहले दूसरा ऑब्जेक्ट था, अब हमने कॉपर को के रिस्पेक्ट में करा है। ठीक है, कैथोड पे ये हो गया, एनोड पे हमारा जिंक है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाती है। अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है तो कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे, कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे, तो ये दोनों को माइनस कर देना है। फिर अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को हमें पुट करना है। ये वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट करना है। ये देखिए ये कॉपर वाली पूरी इक्वेशन है। ठीक है, ये कॉपर वाली पूरी इक्वेशन है माइनस जिंक वाली इक्वेशन है पूरी। ये आपको इक्वेशन दी गई है। जनरली देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में समटाइम दे आस्क अबाउट द फुल डेरिवेशन। ठीक है, फुल डेरिवेशन भी दे सकते हैं, इस वजह से हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को अलग कर लो, इसकी वैल्यू को अलग कर लो, और ये जो आर टी है इसको कॉमन लेकर, आर टी इसमें भी कॉमन है, आर टी इसमें भी कॉमन है, दोनों को कॉमन लेके ये लॉग है। तो एज यू नो दैट लॉग में आपने पढ़ा ही होगा कि लॉग अगर निगेटिव है, लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो क्या हो जाएगा, लॉग बी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए लॉग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, ये हमारा ठीक जिंक है, और इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, तो हमें क्या करना है, ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू ये रख दी। फिर बाकी आर टी अपॉन 2F है, जेड एन ऊपर आ गया, ये कॉपर ये नीचे चला गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि डेरिवेशन कैसे किया गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ई सेल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। जो ई सेल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कॉपर और जिंक के आयन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इंक्रीजेज
ठीक है। ई जो है इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन। भाई एक कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, दूसरा कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब हम लॉगरिथम की वैल्यू के हिसाब से अगर हम वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं, वैल्यू हमने रख दी, आर की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू रख दी, तो ये याद रखना टी की वैल्यू 2.298 है। तो ये हमने जब वैल्यू रख दी है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.059/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये है, अब जैसे मान लो किसी और सेल के बारे में बात करते हैं, नियान है, अर्जेंटम के बारे में बात करते हैं, तो ये भी इसका जो है सॉलिड से एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नस्ट इक्वेशन को अगर हमें निकिल और अर्जेंटम के रिस्पेक्ट में करना होगा तो ये आप इस तरह से आप इसको बना सकते हो। गॉट इट। अगर स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट दिया गया होगा तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, पावर 2 बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये आपको कंसंट्रेशन के टर्म में भी ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये हमारे स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट है। अगर ए की वैल्यू है ए की वैल्यू है पावर में बदल जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये जो हमारे रिएक्टेंट साइड होते हैं, ये हमारे रिएक्टेंट साइड होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट साइड होते हैं, इसको हम रख देंगे सी की पावर स्मॉल सी हो जाएगी, डी के कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। ये पॉइंटर्स आपका बन गया। ठीक, तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको थोड़ा से कर लो। रिप्रेजेंट द सेल विद इन द रिएक्शन टेक प्लेस। अब जैसे मान लो रिएक्शन है, इसी के हिसाब से ही आपको उतारनी है। ठीक है, तो Mg+ है, Mg+ को ऊपर रख दो, Ag ये ऊपर रख दो। ठीक है, नीचे रख दो। ठीक, Ag+ में है। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो हमें बैलेंस यहाँ से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर लग जाएगी, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर ये बैलेंस है, यहाँ पर पावर, यहाँ पर जैसे मान लो पावर 2 लगी हुई है तो यहाँ पर पावर 2, तो ये नहीं पावर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको वैल्यू आपको RT की वैल्यू गिवन होगी, फैरेड लॉ की वैल्यू गिवन होगी। अब मैग्नीशियम की वैल्यू ये आप पुट कर दो। ठीक है, अर्जेंटम की वैल्यू ये पुट कर दो। अर्जेंटम कहाँ है, ये वाली वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को पुट करके वैल्यू को निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ई सेल की वैल्यू कितनी है, इन्हें दे दी है 3.17 दी गई है, ये दी गई है। RT की वैल्यू ऑलरेडी हमारी कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू निकाल ली। इन दोनों को वैल्यू को निकाल के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन भी हो गया है इसका। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं थोड़ा से और हम लोग समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है। इफ़ द सर्किट ऑफ डैनियल सेल इज क्लोज। ठीक है, डैनियल सेल का सर्किट क्लोज कर दिया जाता है तो रिएक्शन किस तरह से होती है। टेक प्लेस द टाइम पासेस, द कंसंट्रेशन Zn कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, Zn की कंसंट्रेशन जो होती है अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमने बताया था Zn की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, कॉपर की। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द रीड वोल्टामीटर कीप डिक्रीजिंग, वोल्टामीटर भी डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट देयर इज नो कंसंट्रेशन चेंज ऑन आयन। ठीक है, जब सब फुलफिल हो जाएगा तो भैया कंसंट्रेशन उसकी बदलेगी नहीं, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो नस्ट इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है, ई सेल की वैल्यू जो होती है 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। आपको मालूम है ट्रांसपोज करते हैं ना, तो माइनस हो जाता, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। E0 सेल की वैल्यू जो होती है क्या हो जाएगी, 2.303 हो जाएगी, अपॉन F हो जाएगी। और Zn की वैल्यू ये रखी है, कॉपर की वैल्यू ये रखी है। ठीक है, अब Zn की वैल्यू और कॉपर की वैल्यू दोनों को बराबर कर देंगे, ये Kc के बराबर हो जाएगी। ये वाली वैल्यू को इसको रखेंगे, यहाँ पर Kc की वैल्यू रख देंगे। फिर टेम्परेचर अगर हमारा है, टेम्परेचर की वैल्यू रखो। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू रख के ये वाली वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो Kc की वैल्यू आ जाएगी। इसमें इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक सेल की ई सेल की वैल्यू जो होती है, E0 सेल की वैल्यू जो होती है इन्होंने दिया है, मिसिंग है शायद, आई थिंक सो, देखते हैं क्या है। हाँ सॉरी, E0 सेल की वैल्यू 1.1 दिया है, ये आपको याद रखना है। बस आपको वैल्यू रखनी है, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो E0 की वैल्यू 1.1 रख देंगे, 0.059 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। Kc की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.0059। ठीक है, बस
ये निकाल लो, ठीक है। लॉग के सी की वैल्यू जो है 37 पॉइंट समथिंग आ गई, ठीक। बाकी यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है उसको रख देना, ठीक। अब रिलेशनशिप में किस तरह से और आगे बढ़ाया जाएगा बस, और बाकी सब चीज़ें अलग है। अब हम लोग देख लेते कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम में, अगर देख लेते भाई इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट में अगर दिया है वैल्यू वही रखी जाएगी। के सी की वैल्यू आपने इसमें दिया हुआ ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू ये रखी हुई है, बाकी ये वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी। इसको डिवाइड कर देना के सी से, बस के सी की वैल्यू निकल आएगी। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना 46 को, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी कुछ भी टेबल है, लॉग टेबल से आप देख सकते हो, लॉग टेबल आई थिंक सो गिवन होगा वहाँ पर। तो ये चैप्टर, ये लेक्चर भी हमने अभी फ़िलहाल कंप्लीट करा दिया, डेरिवेशन था, ठीक है। गिब्स एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके थोड़ा से इन्हेंस करे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर पड़ रहा है। तो हम इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका कोर्स छूटे ना, और अभी बहुत से टॉपिक्स को केमिस्ट्री के कवर अप करना है। थैंक यू।